नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। हम अपनी ये चर्चा कुछ मुख्य बिंदुओं पर लेके चलेंगे, जैसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल क्या हैं, कितने प्रकार के हैं, कौन कौन से हैं, इनका महत्व क्या है, इनका स्रोत क्या है, मूल अधिकार और डीपीएसपी में अंतर क्या है, क्या इसमें संशोधन होता है, तो अगर हुआ है तो कौन कौन सा, इसके पक्ष में और इसकी आलोचना और इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातों को देखेंगे और आखिर में जानेंगे कुछ बेहद ही खास और इम्पोर्टेंट डीपीएसपी जो एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं क्या। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट होता है, यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, यानी जब राज्य अपनी पॉलिसी बनाएगा तो उनको इन तत्वों को ध्यान में रखना आवश्यक होगा। इन्हें हमारे संविधान में आर्टिकल 36 से 51 तक भाग 4 में वर्णित किया गया है। अब हम जानेंगे कि डीपीएसपी कितने प्रकार के हैं और ये कौन कौन से हैं। जहाँ तक प्रकार की बात आती है तो संविधान में इसमें कोई भी प्रकारों का उल्लेख नहीं किया गया है, परंतु संविधान निर्माताओं की मंशा एवं कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए कुछ विचारधाराओं को जरूर शामिल किया होगा। उस विचारधारा के हिसाब से इनको हम 3 प्रमुख विचारधाराओं या सिद्धांत के अनुसार विभाजित कर सकते हैं। पहली विचारधारा या सिद्धांत है समाजवादी सिद्धांत, दूसरा गांधीवादी, तीसरा उदार बौद्धिक विचारधारा। इन तीनों विचारधाराओं को हम संक्षिप्त में समझेंगे। पहली है समाजवादी विचारधारा। इसके अनुसार आर्टिकल 38, 39, 39A, 41, 42, 43, 43A, 47 आते हैं। दूसरी विचारधारा है गांधीवादी। ये गांधीवादी सिद्धांतों को जैसे ग्राम स्वराज, कुटीर उद्योग, आरक्षण, SC/ST जैसे कमज़ोर वर्गों के संरक्षण, नशा मुक्ति आदि इसमें शामिल किए गए हैं। इसके अंतर्गत आर्टिकल 40, 43, 43B, 46, 47 और 48 शामिल हैं। तीसरी कैटेगरी है उदार बौद्धिक सिद्धांतों की। इसमें कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल शामिल हैं, जैसे आर्टिकल 44, 45, 48, 48A, 49, 50, 51, जहाँ 44 में समाज सिविल संहिता के बारे में बताया है, 45 में बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, 48 में पर्यावरण, 48A में पर्यावरण संरक्षण, 49 में राष्ट्रीय स्मारक, 49 के बाद 50 में कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण और 51 में विदेश नीति शामिल है। जहाँ तक सवाल है कि डीपीएसपी कौन कौन से हैं, तो मूल अधिकारों के बाद फंडामेंटल राइट जैसा कि हम जानते हैं आर्टिकल 12 से 35 तक है। उसके बाद 36 से 51 तक डीपीएसपी का वर्णन है। आर्टिकल 36, 37 से आगे 38 से 51 तक को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला 36 जो है उसमें खाली राज्य की डेफिनेशन है। ये वही डेफिनेशन है जो मूल अधिकारों में हमारे फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 12 में दे रखी है। अब देखेंगे कि नीति निर्देशक तत्व कौन कौन से हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि मूल अधिकार 35 तक हैं, उससे आगे 36 से लेके 51 तक हमारे नीति निर्देशक तत्व हैं। इनमें से कुल मिला के करीबन 7-8 ऐसे हैं जो हमें याद करने हैं, बाकी के साधारण तौर पे हम पढ़ ले रहे हैं। और जो जो इम्पोर्टेंट हैं उन्हें हमने रेड लाइन से अंडरलाइन कर रखा है, और जहाँ जहाँ रेड अंडरलाइन है वो सारे के सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं कौन कौन से डीपी हैं। आर्टिकल 36 से लेके 51 तक इनको दिखाया गया है। नंबर 1 पे 36 में राज्य की डेफिनेशन दे रखी है। ये डेफिनेशन बिल्कुल वैसे ही दे रखी है जैसे मूल अधिकारों में आर्टिकल 12 में दे रखी है। इसके बाद 37 में ये कहा गया है कि ये लॉ इन्फोर्सेबल नहीं, यानी विधि द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। 38 में कहा गया है जन कल्याण के लिए सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखना है। 39 में कहा है आर्थिक सामाजिक समानता करनी है राज्य को। 39A ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, इसमें कहा है मुफ्त कानूनी सहायता गरीबों के लिए राज्य को देना है। आर्टिकल 40 में कहा है ग्राम पंचायतों का गठन, ये भी आता है। आर्टिकल 41 में कहा है गरीबों को काम, शिक्षा, सहायता का अधिकार होना।
आर्टिकल 42 कहता है अच्छा कार्य उचित वातावरण में साथ में प्रसूति सहायता भी देना है। 43 आर्टिकल में कर्मचारियों को वेतन, 43A जो है प्रबंधन में कर्मचारियों की भागीदारी है, ये अमेंडमेंट के बाद में आया हुआ है। 43B सरकारी समितियों को प्रोत्साहन देना, ये भी इम्पोर्टेंट है। 44 जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है यह है समान नागरिक संहिता। इसके बाद है 45, ये अमेंडेड किया हुआ है। इसमें अभी कहा है कि 6 साल से कम बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, साथ ही समाज के कमज़ोर वर्ग जैसे SC/ST को संरक्षण प्रदान करना। इसके बाद है आर्टिकल 47 शराबबंदी, पोषाहार इत्यादि के लिए है। 48 में कृषि पशुपालन से संबंधित है। 48A ये भी इम्पोर्टेंट है, ये इसमें पर्यावरण जीव जंतु के संरक्षण के लिए बताया गया है। 49 आर्टिकल 49 है राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों का संरक्षण करना। आर्टिकल 50 जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, यह है कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण। और आखिरी का आर्टिकल 51 विदेश नीति से संबंधित है। जहाँ तक इसके सोर्स की बात है, इसको आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, परंतु इसकी बेसिक भूमिका 1935 के अधिनियम से आई है, जहाँ इनको निर्देशक तत्व कहा गया था। अब हम इसके महत्व के बारे में जानेंगे। महान विधिवेत्ता ऑस्टिन ने DPSP और फंडामेंटल राइट्स को संविधान की मूल आत्मा कहा है। वहीं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे राज्य पर बहुत ही अत्यंत आवश्यक कार्य बताया है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि राज्य अगर DPSP का पालन नहीं करेगा तो उसका खामियाजा उन्हें वोटिंग में भुगतना पड़ेगा और अगली बार उनकी सरकार नहीं आ पाएगी। कहने का अर्थ ये हुआ DPSP राजनीतिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है। पूर्व न्यायाधीश MC चागला ने कहा है कि अगर इन सभी DPSP का पालन सही तरीके से किया जाए तो हमारी पृथ्वी पर हमारा देश स्वर्ग की तरह हो जाएगा। इसमें कोई दोहराया भी नहीं है कि DPSP हमारे संविधान का अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा है, परंतु समय समय पर इसकी आलोचना भी की गई थी। KT शाह ने इसे अतिरिक्त कर्मकांडी बताया है, वहीं TT कृष्णमाचारी ने भावनाओं का स्थायी कूड़ाघर कहा है इसे। अब हम बात करेंगे DPSP और फंडामेंटल राइट्स में बेसिक अंतर क्या है। जहाँ तक संविधान की प्रस्तावना का सवाल है, संविधान की प्रस्तावना में 3 लक्ष्य निर्धारित किए गए थे समाज में राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक प्रगति की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए। इसमें से राजनीतिक व्यवस्था फंडामेंटल राइट्स की जिम्मेदारी में आती है और सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था का पूरा दायरा DPSP में आता है। इसके अलावा कुछ 5 महत्वपूर्ण अंतर हैं जो हम आपको बताने जा रहे हैं। जहाँ तक प्रकृति का मामला है तो फंडामेंटल की प्रकृति नकारात्मक होती है, यानी यहाँ पे राज्यों को कुछ कार्य न करने के लिए कहा जाता है। वहीं दूसरी ओर DPSP की प्रकृति सकारात्मक है, यहाँ राज्यों को कुछ कार्यों को कहने के लिए या करने के लिए कहा गया है। नंबर 2 अंतर, फंडामेंटल राइट्स लॉ इन्फोर्सेबल हैं, यानी ये विधि द्वारा मान्य हैं और इनको किसी भी न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। किसी भी न्यायालय से मेरा मतलब हमारे पास सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 और हाई कोर्ट में आर्टिकल 226 है, जिसके तहत हम फंडामेंटल राइट्स पे अपनी कोई भी समस्याओं को न्यायालय के समक्ष ला सकते हैं। वहीं DPSP लॉ इन्फोर्सेबल नहीं है। तीसरा अंतर है उद्देश्य में। देश में राजनीतिक व्यवस्था बनाए रखना ये फंडामेंटल राइट्स का उद्देश्य है, वहीं DPSP का उद्देश्य सामाजिक आर्थिक व्यवस्था बनाए रखना है। चौथा अंतर है ये कानूनी रूप से मान्य है, फंडामेंटल राइट्स कानूनी रूप से मान्य है, वहीं DPSP कानूनी रूप से नहीं बल्कि ये राजनीतिक और नैतिक रूप से मान्य है। पांचवा और आखिरी अंतर है यह व्यक्तिगत है। फंडामेंटल राइट्स व्यक्तिगत है और DPSP व्यक्तिगत ना होकर सामुदायिक है, ये एक साथ कई लोगों का हित करता है। अब हम बात करेंगे DPSP से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण संशोधन की। अभी तक DPSP में 4 बार बड़े बड़े संशोधन किए गए हैं। पहला संशोधन 42वां संशोधन था 1976 का, जिसमें 4 बिंदुओं को जोड़ा गया। पहला था बच्चों के स्वास्थ्य के विकास, आर्टिकल 39। दूसरा था गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता देना, आर्टिकल 39A। तीसरा था
उद्योग प्रबंधन में कर्मचारियों की भागीदारी 43A, और चौथा था पर्यावरण संरक्षण हेतु कार्य करना 48A। इसके बाद दूसरा संशोधन 44 वहाँ था, ये 1978 का संशोधन है। इसमें आय प्रतिष्ठा सुविधा में समानता होनी चाहिए ये कहा गया था, ये आर्टिकल 38 में जोड़ा गया है। इसके बाद तीसरा संविधान संशोधन इसमें जो हुआ वो है 86 सन 2002 में। इसमें आर्टिकल 45 को इसकी प्रकृति ही बदल दी गई और इसे फंडामेंटल राइट्स में 21A में जोड़ दिया गया और मूल शिक्षा का अधिकार बना दिया गया। और साथ ही इसमें कमज़ोर वर्ग, जो समाज के कमज़ोर वर्ग हैं, उनके संरक्षण की बात कही गई। और चौथा जो परिवर्तन हुआ है वो 97 यानी 97वां संशोधन था 2011 का। इसमें सहकारी समितियों को बढ़ावा देने की बात कही गई थी। अब हम बात करते हैं कि इससे संबंधित कौन कौन से मुख्य वाद हैं जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के समक्ष आए। पहला वाद ये है कि गोलकनाथ केस के बाद सरकार ने 25वां संशोधन करके संविधान के आर्टिकल 31 में दो व्यवस्था दी। पहली व्यवस्था ये दी कि समाजवादी निर्देशक तत्वों को लागू करने वाली विधि इस आधार पर असंवैधानिक घोषित नहीं की जा सकती कि वह आर्टिकल 19, 14, 31 का उल्लंघन करती है। इसके बाद दूसरी व्यवस्था ये दी कि ऐसी नीति बनाने में विधि को चुनौती देने वाली कोई भी याचिका सुनी नहीं जाएगी। परंतु केशवानंद भारती में सुप्रीम कोर्ट ने दूसरी व्यवस्था को खारिज कर दिया और पहली व्यवस्था को बरकरार रखा और विधि बनाते समय निर्देशक तत्वों को ध्यान में रखने की बात पर बल दिया। दूसरा महत्वपूर्ण केस मिनर्वा मिल्स का दिखाई पड़ता है। इसमें 1980 के इस बाद में सुप्रीम कोर्ट ने पहले की व्यवस्था को खारिज कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फंडामेंटल राइट्स को प्राथमिकता देनी चाहिए, ना कि डीपीएसपी को। परंतु एक महत्वपूर्ण बात ये भी बताई कि दोनों रथ के एक पहिए के समान हैं, रथ के दोनों पहिए हैं एक एक, कि दोनों को समान रूप से महत्व देना चाहिए। किसी एक का हनन ना करके दोनों को समान रूप से बढ़ावा देना चाहिए। अब हम आखिर में जानेंगे कि कौन कौन से डीपीएसपी या डीपीएसपी से संबंधित क्वेश्चन बनते हैं। इसमें जो भी रेड अंडरलाइंस जो भी पार्ट है वो सारा का सारा इम्पोर्टेंट है, चाहे वो डीपीएसपी से कोई फैक्ट हो या डीपीएसपी के कोई आर्टिकल्स हों। इसलिए रेड अंडरलाइन वाले जितने भी पॉइंट्स या फैक्ट्स हैं उनको आप नोट कर लेना, वो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।